भ्रष्टाचार ही सरकार के लिए शिष्टाचार है? जब बिहार में आपने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हम 94 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपए ऋण देंगे, उनके रोजगार का सृजन करेंगे, और 1% भी महोदय अभी तक आप सफल नहीं हो पाए। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट हमको दीजिए समय। हर परिवार को आपने कहा कि 150 करोड़ रुपया देना होगा। सभापति महोदय, ये प्रचारित किया गया कि हर ग्रामीण मकान को 100 रुपया देना होगा। ये बेबुनियाद है। जो अनुपूरक बजट लाया गया पूरे वर्ष में महोदय, वो 5% से नीचे होना चाहिए था। आपने 16.9% उसमें बढ़ाकर लाया। हमारे ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं कि टैक्स गांव के अंदर ले रहे हैं। हिम्मत है तो जुबान खोलिए और आज प्रस्ताव पारित करे विपक्ष शासित राज्यों का मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि बिहार में 23.58 और केरलम में 30.58। केरलम में 2,90,000 आमदनी है। यह सरकार आंकड़ों से अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, लेकिन आंकड़े कभी भूख मिटा नहीं सकते, आंकड़े कभी युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते। बिहार की जनता को आंकड़ों के भ्रमजाल नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, सम्मानजनक रोजगार चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। चलिए बोलिए। 2 मिनट। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि समय भी कम दिए हैं, 5 मिनट मात्र आप दिए हैं, तो हम उसी में हम उसको समरी करना चाहते हैं। महोदय, जिस राज्य का बजट 3,47,000 करोड़ से ऊपर हो और उस राज्य में आप आकस्मिक फंड से, आप उसके कंटीजेंसी फंड से 3662 रुपया आपको निकालना पड़े, वो भी किसके लिए? कोई भूकंप नहीं आया, कहीं बाढ़ नहीं आया, कोई जलजला नहीं हुआ, और उस प्रदेश में आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आप पेंशन बांटने के लिए रुपया निकाल रहे हैं, जबकि कानून में स्पष्ट है महोदय, बिहार बजट मैनुअल, बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के धारा 5 में कि किसी विशेष आपदा में ही उससे रकम निकाला जा सकता है। तो महोदय, आप केवल 5 साल का आपको हम रिकॉर्ड बताना चाहते हैं महोदय, कि जो बजट यहां पर हम लोगों ने पेश किया, इस वर्ष का जो बजट के पूर्व भी 21-22 में जो अनुपूरक बजट लाया गया पूरे वर्ष में महोदय, वो 5% से नीचे होना चाहिए था। आपने 16.9% उसमें बढ़ाकर लाया। 22-23 में 22.5%, 23-24 में 26.4%, 24-25 में 27.6%, 25-26 में 28% और 26-27 में अभी लगभग 24% से अधिक हो चुका है। और पूरे वर्ष में अगर 3 अनुपूरक लाया जाएगा महोदय, तो संभवतः 50% से ऊपर होगा। यह आपके नकारापन, जो सरकार का नीतिगत विफलता है, वित्तीय दिवालियापन है और प्रशासनिक अदूरदर्शिता दिखाता है महोदय। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा जिस तरह से व्यय किया जाता है, आप 87,000 करोड़ रुपए का आपने सप्लीमेंट्री बजट लाया है। कोई व्यक्ति यह पूछे कि आखिरकार जब बिहार में आपने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हम 94 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपए ऋण देंगे, उनके रोजगार का सृजन करेंगे, और 1% भी महोदय अभी तक आप सफल नहीं हो पाए। वर्ष 24-25 में 9247 का केवल चयन किए, 25-26 में 9347 का चयन किए महोदय। ये हरदम बड़ा डिस्टर्ब करते हैं महाराज, हम लोग का जो टेम्पो है ना, ये तोड़ देते हैं सचेतक महोदय। आपको हरदम समझ लीजिए, हम लोग का पूरा महोदय, ये हम लोग का बोलने का जो टेम्पो है वही हम लोग का समाप्त कर देते हैं। तो महोदय, मेरा इतना ही कहना है सरकार से कि हुजूर
कुछ ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। विगत कुछ वर्षों में जो अनुपूरक बजट का प्रचलन चल गया, तो क्या सरकार के वित्तीय आकलन दोषपूर्ण और अव्यवहारिक था? सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत सेवा के भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम की निकासी क्यों की गई? क्या सरकार का खजाना खाली है? और अगर खजाना खाली नहीं है तो अभी तक आपने 1,80,00,000 महिलाओं को जो आपने कमिटमेंट किया था कि चुनाव खत्म होगा हम सभी के खाते में 1,90,000 रुपया इमीडिएट डालेंगे, उसकी स्थिति क्या है? क्या बिहार वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? सरकार के बजट का आकार वर्ष दर वर्ष बढ़ता दिखाया जा रहा है, परंतु आज भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है महोदय। आखिरकार इतने बड़े बजट से कौन सा विकास हो रहा है, यह भी हम सरकार से जानना चाहेंगे। हमारे नौजवानों के लिए महोदय रोजगार सृजित नहीं कर पाते। चलिए बंद कीजिए महोदय तुरंत एक दो मिनट में अपनी बात को, क्या भ्रष्टाचार ही सरकार के लिए शिष्टाचार है? महोदय अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यह अनुपूरक बजट इस सरकार के नीतिगत विफलताओं, वित्तीय कुप्रबंधन, प्रशासनिक अक्षमता और आम जनता से बढ़ती उसकी दूरी का एक प्रमाणिक कबूलनामा है। यह सरकार आंकड़ों से अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, लेकिन आंकड़े कभी भूख मिटा नहीं सकते, आंकड़े कभी युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते, आंकड़े किसी मां के अस्मत को रक्षा नहीं कर सकते, और आंकड़े कभी ढहते हुए पुलों को रोक नहीं सकते। हो गया। एक लाइन है महोदय, बिहार की जनता को आंकड़ों के भ्रमजाल नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, सम्मानजनक रोजगार चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। हुजूर यह अनुपूरक बजट दिशाहीन और जन विरोधी है। विपक्ष के नाते, इस राज्य के नागरिकों के प्रतिनिधि के नाते हम इस जन विरोधी वित्तीय अराजकता से भरे इस अनुपूरक बजट का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री वो पहले वो बोलेंगे ना, आप बोलिएगा। माननीय ठीक। माननीय सभापति महोदय, विस्तार से माननीय सदस्यों ने बोला है। मैं 3-4 दिनों में जो संदर्भ है, जो वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठते हैं और बिहार की जगहसाई कराई जाती है, मैं 2 बिंदु की ओर चर्चा करना चाहता हूं। बाकी माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, माननीय मंत्री जी बोलेंगे। इस सदन में यह आरोप लगाया गया बड़ा तथ्य को छिपा करके कि बिहार में जो वैट लगता है पेट्रोलियम पर, वह बिहार जैसे राज्य के नागरिकों पर अधिभार है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,000। रुकिए, अरे वही कुछ बढ़ा है। और हम यहां 23.58%, 23.58% मैंने 16.65 लीटर इज हायर सरचार्ज भी हमारे यहां। जरा कृपा करके बता दीजिए, आंध्र प्रदेश में 2,90,000 है, 31% वैट लगता है। बिहार में 23.58 और आंध्रा में 31% और प्लस 4% पर लीटर वैट लगता है, और 1% रोड डेवलपमेंट सेस लगता है सभापति महोदय। दूसरा उदाहरण केरलम का देखिए ना, हम मलयालम में भाषण दे दिए, नहीं अंग्रेजी में बोल दिए नेताजी, वहां जाके ही नहीं बोले कि बिहार में 23.58 और केरलम में 30.58। केरलम में 2,90,000 आमदनी है। तो बिहार की सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति तो आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम आमदनी वाले राज्य में टैक्सेशन के मामले में जो विकसित राज्य से भी हम कम हैं, ये साधारण बात है। कर्नाटका में जहां आपके सहयोगी की सरकार है 29.84% और वहां 3,90,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। सभापति महोदय, जहां बंगाल अभी हाल में जुड़ा हुआ, मैं चर्चा
मैं कह रहा हूं ये पेट्रोलिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, वो नहीं है कि भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। अपने अध्यक्ष को भ्रष्टाचार से सजा याफ्ता को भी बोलने में लज्जा लगेगा। सभापति महोदय, अरे मैं कह रहा हूं कि आप यह बताइए केरलम में अगर ये लिया जा रहा था तो वहां का जनता का जनादेश मिला, आपने क्यों नहीं मंतव्य दिया था कि ये टैक्सेशन गलत है? दूसरा सभापति महोदय, गरीब लोग को भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में टैक्स का अधिभार लगाया जा रहा है। सभापति महोदय, यही तो है, यही तो सीखने की जरूरत है कि बिहार अल्प आय वाले राज्य है, उसके बावजूद टैक्स का हमारा ये परसेंटेज है, जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वहां ज्यादा टैक्स ले रहा है। सभापति महोदय, आप तो तुलना करके निकल गए। सभापति महोदय, एक बात की चर्चा करना चाहते हैं। सभापति महोदय, हम तो गुनाहगार हैं, हमारे ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं कि टैक्स गांव के अंदर ले रहे हैं। हिम्मत है तो जुबान खोलिए और आज प्रस्ताव पारित करें। विपक्ष शासित राज्यों का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, जो गांव के अंदर टैक्सेशन किया जाता है, कर्नाटका में 2021-22 में 759 करोड़ 51 लाख रुपया गांव के लोगों से वसूला गया। क्या इसके लिए निंदा प्रस्ताव पेश करिएगा? मैं बता रहा 2,90,000 कब, अभी बोलने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। केरल में 689 करोड़ 56 लाख, तेलंगाना में 211 करोड़ 92 लाख, पश्चिम बंगाल बगले में है, फोन करके पूछ लीजिएगा, 135.88 करोड़। और किसके लिए मिल लगता है? भूमि और भवन कर स्थापित कानूनी स्रोत है। ग्राम पंचायत रिपोर्ट किए गए लगभग पूरे कर राजस्व की वसूली करती है। सभापति महोदय, भाई आप यह बोलिए ना, तो देश के दूसरे राज्य बता रहा हूं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश 675 करोड़, छत्तीसगढ़ 74 करोड़, गोवा 42 करोड़, मध्य प्रदेश 37 करोड़, पुडुचेरी 34 करोड़, उत्तर प्रदेश 28 करोड़ और बिहार जीरो। और सभापति महोदय, आपने कह दिया कि भ्रम फैलाया गया कि हर ग्रामीण को नया कर देना होगा। यह गलत बात है सभापति महोदय। उसमें यह ढांचा होल्डिंग, स्थानीय होल्डिंग कर, पेशा व्यापार कर और उपयोग शुल्क से संबंधित है। यह सभी ग्रामीणों पर आयकर नहीं लगेगा। सभापति महोदय, यह प्रचारित किया गया कि हर ग्रामीण मकान को 100 रुपया देना होगा। यह बेबुनियाद है। कच्चे मकान को छूट, अर्ध पक्के मकान को 50 रुपया, पक्के मकान पर 100 रुपया और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पर 25 रुपया। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट हमको दीजिए समय। हर परिवार को आपने कहा कि 150 करोड़ रुपया देना होगा, 150 रुपया देना होगा। सभापति महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पंचायती राज के सदस्यों को यह हक नहीं है? नहीं तो आप पंचायती राज के जनप्रतिनिधि गांव के अंदर जाकर बोलिए कि पंचायत के अगर गांव की गलियां दलितों की गलियां बनती थी। जरा याद करिए सब लोग, दिलो दिमाग याद रखिए। गांव में अगर दलित रहता था तो उसके तरफ ना विधायक जी देखते थे, ना एमपी साहब देखते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, उन पर ढेला चला था, डुमराव में ढेला चलाया गया था कि दलित का गली बना दिया गया, दूसरे का नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, पहले दलित का गली बनेगा, ये एनडीए का संकल्प है। अगर उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा लिया जा रहा है तो यह गुनाह है? क्या उनको यह हक नहीं है कि अपने बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अगर उनका होना है? क्या डिजिटल अति पिछड़ा दलित, क्या डिजिटल सेवा में अगर उनको सुविधा देना है, अगर इसके लिए और खर्च कौन करेगा? पंचायती राज का सदस्य। तब देख लीजिए, जरा सदन से पारित प्रस्ताव करिए कि पंचायती राज को हम अधिकार दे रहे हैं, अब विपक्ष के लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। पहला। दूसरा,
अगर दूसरे राज्यों में, छोड़ दीजिए भाजपा शासित राज्य का, गैर भाजपा शासित प्रदेश में गांव के लोगों से टैक्स लिया जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज विपक्ष ये प्रस्ताव पेश करे कि उन राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां टैक्स लेना गुनाह है, यह विपक्ष यहां से मांग करे। तीसरा, अरे भाई तो उसी के लिए ना, अब फिर बोलेंगे तो खोल देंगे। कितना करोड़ रुपया आवंटन होता था, कितना निकाल लेते थे माननीय वित्त मंत्री जी। सभापति महोदय, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि सभापति महोदय, यह हर परिवार यह खर्च का होगा। ग्रामीण सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल, स्थानीय आधारभूत संरचना, ग्राम पंचायत की सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना और गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। सभापति महोदय, इसका सर्वेक्षण होगा, होल्डिंग का सही वर्गीकरण होगा, अधिकृत रसीद दी जाएगी, आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। और सभापति महोदय, डिजिटल व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। सभापति महोदय, पंचायत आत्मनिर्भर हो यह बर्दाश्त नहीं है, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार का यह नारा है, समृद्ध पंचायत, समृद्ध गांव, विकसित बिहार। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सदन अनुमति प्रदान